students, I am Rakesh Ranjan in front of you all. Dear students, जैसा कि आपको चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ाई जा रही है, तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पिछले दिनों मैंने आपको इरिगेशंस बताया था, इरिगेशन तक बताया था। फिर भी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इरिगेशंस पे द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी कहने का मतलब है कि द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी सप्लाई जल का, पौधों में जो जल का है, जल का जो सप्लाई देना है वो डिफरेंट इंटरवल्स पे, यानी कई अंतराल के बाद, जैसे कुछ दिनों कुछ महीने बाद, फिर कुछ दिनों कुछ महीनों बाद, इस तरह से मैंने कुछ समय अंतराल के बाद जो वाटर का सप्लाई जो फसलों में देना जो है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी सिंचाई, यानी जल का जो सप्लाई है वो मतलब कई अंतरालों के बाद, कई समय अंतरालों के बाद जो देना है, सप्लाई करना होता है, जो सप्लाई जो है फसल में, वो ही इरिगेशन करता है। और द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेराइज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। यानी कहने का सेंस है कि सिंचाई का जो फ्रीक्वेंशन है, फ्रीक्वेंसी जो है वो वेराई करता है, अंतर होता है, फसल पर डिपेंड करता है। किस फसल में, तो किसी फसल में आपको दो बार आपको जल देने की जरूरत पड़ेगी फसल में, किसी में 3 बार, किसी में 4 बार, किसी में 6 बार देना पड़ेगा आपको, कुछ समय अंतराल पर। तो ये वेराइज करता है क्रॉप टू क्रॉप। फिर सॉइल टू सॉइल, जैसे आपके भारतवर्ष में या पृथ्वी पर अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो ये मिट्टी पर भी डिपेंड करता है कि उसमें जल कितनी चाहिए और कितने कितने अंतराल पर में ही उसको जल की जरूरत है फसल के उत्पादन में, वृद्धि में। तो ये डिपेंड करता है सॉइल टू सॉइल भी, क्रॉप टू क्रॉप भी, और दूसरा जो है ऋतुओं पर भी डिपेंड करता है। जैसे शरद ऋतु, यानी कहने का विंटर सीजन है, तो हमारे यहाँ जो सॉइल्स हैं और हमारे यहाँ जो मुख्य फसलें हैं, मुख्य क्रॉप्स हैं, उसमें आप देखते हो कि शरद ऋतु है तो उसमें कुछ कम जल की जरूरत होती है, और जब ग्रीष्म ऋतु आएगी तो उसमें ज़्यादा जल की जरूरत होती है। इंटरवल्स का भी फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा है। तो यह वेरिएशन जो है टाइमिंग इरिगेशंस का, वो समय अंतराल पर, यानी वो यह इस बात पर निर्भर करता है कि वेराइज करता है कि सॉइल टू सॉइल, क्रॉप टू क्रॉप एंड सीजन टू सीजन। अब यह मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या है, सिंचाई की विधियाँ क्या हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड्स कहते हैं, जो पौराणिक जो विधियाँ थी वो क्या है, मोट यानी पुल्ली सिस्टम। पुल्ली सिस्टम आप देखते होंगे कि कुआं वगैरह में पुल्ली सिस्टम लगाया गया हुआ है और खींचते गए उसको, और पुल्ली यह पुल्ली जो है रोटेट करता गया और उसमें कंटेनर लगा हुआ है, खींचते गया, ऐसे रोटेट होता चला गया, इसको चला रहे हैं, ऐसे रोटेट होता गया। एक बार वो पानी उठाते हुए फिर गिराया, फिर ऐसे वो नचते गया और पानी लाया, जल लाया, फिर गिरा दिया, जल लाते हुए गिराते हुए, ऐसे तरह से एक भाग में गिरा और उस जगह से आप ड्रेन्स वगैरह बना के और दूसरे जगह कहीं से कहीं पहुँचाइए। तो ये पुल्ली सिस्टम थी। दूसरा चेन पंप, तीसरा ढेकली पंप। इसके बारे में पिछले दिनों मैंने चर्चा की। ढेकली यानी ढेकी से जो एक कंटेनर, 2 आदमी कंटेनर को लेके और फिर पोखर, नदी या तालाब से लेके पानी को फिर मिट्टी में फेंके उस खेत में। तो ये ढेकली थी। अब अभी जो मॉडर्न मेथड्स हैं, कम समय में और ज़्यादा जल, कम समय में और जल्दी, मतलब कम समय में और ज़्यादा जल की मात्रा खेतों में पहुंच जाए, तो ऐसे सिस्टम को इन्वेंट किया गया, इसी को हम मॉडर्न मेथड कहते हैं, यानी स्प्रिंकलर सिस्टम। जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है कि स्प्रिंकलर सिस्टम हम क्या किए कि मान लो पंपिंग सेट्स वगैरह से हम जल दे रहे हैं और पाइप के द्वारा उसमें दे रहे हैं, तो क्या करें, एक खेत का बहुत बड़ा टुकड़ा है, उसमें अगर जल की मतलब सिंचाई करनी है तो स्प्रिंकलर आप देखते होंगे, जैसे
पाइप के बीच बीच में स्प्रिंकलर लगा, पाइप के बीच बीच में हम एक ऐसा मेटल लगा देते हैं जिसमें कई सारे होल्स होते हैं। वो लगा देने से ऐसा होता है कि जहाँ पाइप लास्ट एंड हो रही है वहाँ तक तो जल जा ही रही है, बीच बीच में भी इस मैदान के सभी खंडों में, जितने खंडों में हमने वो मेटल लगा दिया है पाइप के बीच में ज्वाइंट करके, उस सब जगह में झरने की तरह जल पहुँच रही है। तो इस तरह से वहाँ जहाँ लास्ट एंड है पाइप का, वहाँ से पानी को फिर मूवमेंट, जल को मूवमेंट करने में पूरे खेतों से अच्छा है कि स्प्रिंकलर सिस्टम वाली सिस्टम लगा दे और पूरे खेतों में आसानी से पानी, आसानी से जल पहुँच जाती है और सिंचाई हो जाती है। अब है प्रोटेक्शन। अब है इसके बाद जो सिंचाई के बाद जो ज़रूरत पड़ती है फसल के उत्पादन में, वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी खरपतवार से रक्षा करना, खरपतवार को निकालना यानी निकौनी करना, यानी अनवांटेड प्लांट्स जिसको आप वीड कहते हैं, वीड्स कहते हैं, यानी द अनवांटेड प्लांट्स इन द फील्ड्स आर कॉल्ड वीड्स। यानी वैसे पर जैसे जो फसल हम बोते हैं या रोपते हैं, उस फसल को छोड़ के अन्य जो भी, उस फसल को छोड़ के अन्य जो भी पौधे, मैंने उस प्रकार के फसलों को छोड़ के, उस प्रकार के पौधों को छोड़ के, यानी रबी क्रॉप्स का स्विंग कर रहे हैं तो रबी क्रॉप्स को छोड़ के अन्य जो अनवांटेड प्लांट जो इस सीजन में नहीं होना, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उसको हम वीड्स कहते हैं, यानी खरपतवार। द अनवांटेड प्लांट्स इन द फील्ड्स आर कॉल्ड वीड्स। और इससे हम प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, तो कई विधियाँ हैं इसके प्रोटेक्शन की। हम हैंड होल्डिंग से बनेंगे। द सीड्स ऑफ दिस वीड्स स्प्रेड थ्रू द एजेंसीज लाइक एयर, वाटर बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। यानी कहने का सेंस है कि ये जो बीज, ये जो खरपतवार का जो बीज है या जो अनवांटेड प्लांट, जैसे गेहूँ के पौधे होते हैं उसमें भी अनवांटेड प्लांट हो जाते हैं, धान के पौधे होते हैं उसमें भी अनवांटेड प्लांट हो जाते हैं, मस्टर्ड के लिए जो हम का जो पौधा, उसके जो बीज होते हैं उसमें भी अनवांटेड प्लांट हो जाते हैं। पोटैटो की खेती करते हैं उसमें भी अनवांटेड प्लांट होते हैं। बहुत सारे जितने भी फसलें हम करते हैं लगभग मोस्टली फसलों में अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं, वीड्स आ जाते हैं। तो इनको या तो हमें निकौनी कराना होता है। तो आखिर सबसे पहली बात है कि ये आए कहाँ, हमने तो बोया उस फसल के लिए, उस पौधे के लिए, उस फसल की बीज, उस पौधे की बीज, फिर ये आ कहाँ गिर सके। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हवा के द्वारा दूसरे खेतों से उड़ के भी चले आएंगे। इनका बीज चला आया इसमें, बीज जब पके यानी पौधे जब पका तो बीज जो है हवा के द्वारा भी इस खेतों में गिर गए तो चले आते हैं। चिड़िया भी उस बीज को अपने चोंच में लेके और इस खेतों में गिरा दी तो भी चला आया। या आपको जल के द्वारा भी, जैसे एक्सेस वाटर हो गई और एक खेत से दूसरे खेत में डंप कर गई तो भी इसमें जो बीज है अनवांटेड प्लांट का बीज वो उसमें चली गई। तो इस तरह से जो प्रक्रियाएं हैं इसके कारण वीड्स जो है वो आपको, इस वीड्स के जो बीज हैं वो दूसरे खेतों में चले जाते हैं और फिर आसानी से उस फसल में फिर वो अपने आप वो पौधा हो जाता है। और इसको हटाने के लिए देयरफॉर रिमूवल इज नेसेसरी, तो अतः इसको तो हमें हटाना पड़ता है, क्योंकि इसको हमें हटाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस फसल के, उस पौधे के साथ साथ ये भी उग जाते हैं समय पे उसको। तो इसको हटाने की देयरफॉर रिमूवल इज नेसेसरी, इसको हटाने की जरूरत होती है। तो हटाने के लिए कई तरह की विधियां हम यूज करते हैं, जैसे वीड्स आर वीडेड आउट आइदर बाय हैंड और विद द हेल्प ऑफ एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड फॉर। यानी इस खरपतवार को हटाने के लिए या तो हम अपने हाथों से यानी निकौनी करवाते हैं, जिसको हम निकौनी करवाते हैं। तो इस निकौनी करने के लिए भी इम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं, जिसको खरपा कहते हैं, यानी जिसको हम साधारण शब्दों में, साधारण लफ्जों में होता तो उसका एक्चुअल नेम खरपा होता है, लेकिन खुरपी कहते हैं। उस इम्प्लीमेंट, उस औजार का यूज़ करके उस खरपतवार को निकालते हैं। या फिर बहुत सारे केमिकल्स हैं, जैसे खरपतवार का मैंने आपको बताया कि हम हैंड से, हाथों से जो यूज़ करते हैं खरपतवार को रिमूवल करने के लिए, इस वीड्स को हटाने के लिए, क्योंकि यदि वीड्स को हटाएंगे नहीं तो जो भी न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व उस मिट्टी में छुपे हुए उस पौधे के लिए वो उस पौधों के अलावा दूसरे में भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उसका पोषक तत्व, और उस पौधों में, इस पौधे के जो लगना चाहिए उसके अलावा अनवांटेड प्लांट्स में भी वो बढ़ जाएगा, उसका आपको पोषक तत्व जो चाहिए पौधे के लिए वो बढ़ जाएगा, तो हमारी ईल्ड जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो ईल्ड, पौधे की ईल्ड कमज़ोर हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सही रूप से उनका उत्पादन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें अनवांटेड प्लांट को समय रहते हटाना पड़ता है।
तो इसके लिए एक तो हैंड से है मेथड कि हैंड से आप निकौनी करवाएं, चाहे उसके लिए इम्प्लीमेंट खरपा यूज़ करें या सिकल यूज़ करें, हंसिया यूज़ करें, जो भी आप यूज़ करते हैं, तो ये हैंड से। दूसरा मेथड है कि जब बहुत मात्रा में होते हैं और हमें हैंड मेथड से निकलवाने में परेशानी महसूस होती है तो आज हमारे वैज्ञानिक जो है कई तरह का की दवा भी निकाल चुके हैं, दवा का भी आविष्कार कर चुके हैं, जिस दवा के छिड़काव से भी वो अनवांटेड प्लांट्स, उस फसल में जो अनवांटेड प्लांट्स है वही सिर्फ डेड हो जाते हैं, और जो फसल का जो पौधा जैसे गेहूं के पौधे हैं, अगर उसमें अनवांटेड प्लांट्स हो गए तो हम उसका छिड़काव करते हैं, उसका घोल बना के जल के साथ मिला के उस मेडिसिन का छिड़काव करते हैं, तो अनवांटेड प्लांट्स डेड हो जाते हैं, और जो फसल, उपयुक्त फसल जो हमारे लिए जिसका उत्पादन करने के लिए हम उत्पादन करना चाहते हैं और उत्पादन करने के लिए जिस बीज को बोया होते हैं, तो ये एक्चुअली ये केमिकल्स होते क्या हैं, तो ये सर्टेन केमिकल्स जो हैं जिसको 2,4-D कहते हैं, ये वीडिसाइड है, ये वीडिसाइड यानी कीट खरपतवार नाशक। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इरिगेशंस और वीडिसाइड्स के बाद जो है वो है हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। अब खरपतवार निकाल दिए, फिर पौधे में वृद्धि आई, मैन्योर पहले डाल ही चुके हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर, फिर इरिगेशंस कर दिए, इरिगेशंस के बाद वीडिसाइड यानी वीड्स का रिमूवल करवा दिए, तो अब आसानी से उसमें उत्पादन, उसमें ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो जाती है, और जब वो मैच्योर हो जाती है, उसी के बारे में आप पढ़ रहे हैं, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। तो हार्वेस्टिंग क्या है? व्हेन क्रॉप्स get matured, then usually turn yellow or golden or brown. This is the time when crops should be cut. Cutting of crops is known as harvesting. यानी मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि जब फसल जो है वो परिपक्व हो जाते हैं, यानी कहने का सेंस है कि जब फसलों का बीज जो है ना, वो फसल जो है पूरे वो क्या होते हैं कि पक जाते हैं, और पक के परिपक्व हो जाते हैं, और उनका रंग जो है पीला या गोल्डन कलर का या फिर ब्राउन कलर का हो जाता है पूरा पौधा, तो हम समझते हैं कि अब ये पेट मैच्योर हो गया है, और इस टाइम पे हम जब उस फसल को काटते हैं, और इसी कटाई को हार्वेस्टिंग कहते हैं, यानी कटिंग ऑफ क्रॉप्स इज नोन एज हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग इज आइदर डन मैनुअली बाय अ सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। अब ये फसलों की कटाई जो है या तो हाथों से, हंसिया से भी की जाती है, हंसिया से भी फसलों की कटाई की जाती है, या फिर हार्वेस्टर से भी की जाती है, हार्वेस्टर लगा के भी कटाई की जाती है। तो आप देखते होंगे कि आज मास लेवल में अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हमें मजदूर की उपलब्धि नहीं हो पा रही है, अगर उस फसलों की कटाई हेतु यानी हार्वेस्टिंग करने हेतु हमें उपलब्धता नहीं हो रही है मजदूरों की, तो हम फिर हार्वेस्टर्स का यूज़ करते हैं, जो आसानी से बहुत कम देर में और बहुत बड़ी अत्यधिक मात्रा में फसलों की कटाई करते हैं। अब है थ्रेसिंग क्या है? जब हम फसलों की कटाई कर लेते हैं तो फिर फसलों को, फसल में चूँकि सूट्स भी हैं, सीड्स भी हैं, यानी फ्रूट्स सीड्स भी हैं, तो हम सीड को चेक करना चाहेंगे, यानी ग्रेन्स को चेक करना चाहेंगे। अनाज को हटाने के लिए हमें उस रॉ पार्ट से, यानी डंठल से, यानी उस रॉ पार्ट से उस ग्रेन्स को अलग करना है। तो ग्रेन्स को अलग करने के लिए एक विधि का प्रयोग हम करते हैं जिसको हम थ्रेसिंग कहते हैं। यानी जैसे हम गेहूं का पौधा काटे या धान का पौधा कटवाए, किसी विधि से काट उसका हार्वेस्टिंग किए, चाहे वो हंसिया से कटवाए हो या हार्वेस्टर से, तो फिर जब काट लिए तो हमें तो अनाज चाहिए जिससे मेरा पोषण होगा, जिसके कारण हम इसका क्रॉप प्रोडक्शन किए थे, क्रॉप को शोइंग किए थे। तो उस ग्रेन्स को चेक करने के लिए, उस ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए, अन्य बाकी बचे पौधे के भाग से सेपरेट करने के लिए, यानी जड़, तना, पत्ते, इस सब से अलग करने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। यानी द होल प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज नोन एज थ्रेसिंग। ओके, मैंने अभी आपको बताया, यानी द होल प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज नोन एज थ्रेसिंग। यानी पूरी प्रक्रिया जो फसलों से अनाज को निकालने की होती है उसे थ्रेसर्स कहते हैं। तो बड़े बड़े जो किसान हैं वो बड़े बड़े मशीन से इसका थ्रेसिंग कराते हैं, और वो कंबाइनर से इसका कराते हैं। तो कंबाइनर में क्या फैसिलिटी होती है कि वो कटिंग भी कर देते हैं, थ्रेसिंग भी कर देते हैं, और कटिंग और मतलब कहने का मतलब हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों कर देते हैं।
और ऐसे जनरली यदि हम हार्वेस्टर से कटिंग करवाते हैं फसलों की कटाई करवा के फिर थ्रेशर से थ्रेशिंग करवाते हैं। और बड़े बड़े फार्मर्स चूँकि भूमि का टुकड़ा उनके पास बहुत बड़ा है तो वह बड़ा मशीन का अत्याधुनिक मशीन का यूज़ करते हैं जिसको कंबाइनर कहते हैं। और कंबाइन से यूज़ करके उस कंबाइन में फैसिलिटी होती है काटते भी रहता है, उस फसल की कटाई भी करते रहता है और साथ में थ्रेशिंग भी करते रहता है, तो इसका यूज़ करते हैं। तो यह है थ्रेशिंग। अब है डियर स्टूडेंट्स स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन, यानी कुछ प्रमुख त्यौहार हैं जो पार्टिकुलर फसलों के कारण मनाई जाती है। पर्टिकुलर वो क्या है कि पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नाभ्या एंड बिहू, ये सब फेस्टिवल्स हैं जो विभिन्न प्रकार के फसलों की कटाई और थ्रेशिंग के फसलों यानी ग्रेन्स को जब चेक कर लेते हैं तो मनाते हैं, जैसे कि बैसाखी, पोंगल एक्सेट्रा इत्यादि इत्यादि। अब डियर स्टूडेंट्स अब जब हम फसलों की कटाई कर लिए, ग्रेन्स को अलग कर लिए, थ्रेशिंग करा के ग्रेन्स को अलग कर लिए, कटाई करने के बाद थ्रेशिंग करवा लिए, थ्रेशिंग करके ग्रेन्स को अलग कर लिए, तो फिर ग्रेन्स का स्टोरेज करना होगा, हमें भंडारण करना होगा। तो भंडारण क्या है वो समझिए कि ग्रेन्स ऑब्टेन्ड बाय थ्रेशिंग आर ड्राइड इन द ओपन। द ड्राइड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन यूनी बैग्स एंड प्लेस्ड इन प्रोपरली ventilated cement halls known as godowns. Farmers keep dried grains to jute bags, metallic bins or mud bins. तो large scale storage of grains is done in silos and granaries. यानी जब हम फसलों का हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग कर लेते हैं तो फसलों का हमें आपको भंडारण करने की ज़रूरत होती है। अत्यधिक मात्रा में जो फसल से जो अनाज प्राप्त हुआ तो उसके भंडारण की ज़रूरत पड़ती है। तो भंडारण के लिए या तो हम सैक्स यानी बोरे में रखते हैं या फिर कंटेनर्स रखते हैं, ग्रेनरीज कंटेनर उसमें, या गोदाम में खुले में छोड़ते हैं, बाद में उसको पैक करते हैं। पैक या तो सैक्स में करते हैं यानी जूट सैक्स में, यानी आप देखते होंगे बोरे में करते हैं, या फिर बड़े बड़े कंटेनर रखते हैं उसमें हम फिर। लेकिन इसको रखने से पहले हम पूरे ओपन में जो ग्रेन्स को एक जगह कलेक्ट किए हैं उस पूरे ग्रेन्स में जो छुपे पानी की मात्रा होती है उसको कम करने के लिए, चूँकि यह खराब नहीं हो, इसको कम करने के लिए हम इसको सूरज की रोशनी में कुछ देर तक छोड़ते हैं ताकि इसका मॉइस्चराइजेशन खत्म हो जाए। और जब मॉइस्चराइजेशन खत्म हो जाती है तो फिर हम पैक करते हैं। तो पैक करने का, भंडारण करने का कई तरीका है। आप सिलोज में, ग्रेनरीज में, सब में रखें और तब हम भंडारण करते हैं। इसलिए भंडारण करते हैं कि ताकि जो ग्रेन्स चेक हो गई उसकी फिर भंडारण नहीं करेंगे तो फिर आयात या निर्यात हम कैसे कर सकेंगे या अपने उपयोग के लिए कैसे रख पाएंगे। यदि उसको खुले में छोड़ेंगे तो आप जानते हैं उसमें कीड़े मकोड़े लगेंगे। अब जो अगला टॉपिक है वो है एनिमल हस्बेंड्री। आप जानते हो कीड़े मकोड़े लगेंगे मतलब इस ग्रेन्स को जो डिस्टर्ब करता हो जो कीड़ा वो लग जाएगा और पूरे ग्रेन्स को डिस्ट्रॉय कर देगा और सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। तो इसके लिए हम उसका प्रॉपर ध्यान रखें और अच्छी जगह पर। अब दूसरी है एनिमल, और लास्ट टॉपिक जो है आपका एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है? सीधे समझिए कि एनिमल हस्बेंड्री मीन्स कैटल फार्मिंग, यानी फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर reared and provided with proper food, shelter and care. When done on a large scale, it is called animal husbandry. Food is also obtained from animals, for which animals are reared and provided with proper food, shelter and care. When done on a large scale, it is called animal husbandry. यानी cattle farming is known as animal husbandry. Thank you.